केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का बैन लगाने की अधिसूचना जारी की है। बीते लंबे समय से पीएफआई जांच एजेंसियों के रडार पर रहा है। प्रतिबंध से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने संगठन के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। केंद्र सरकार का कहना है कि पीएफआई का संबंध आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और प्रतिबंधित संगठन सिमी से रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार पीएफआई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। सरकार ने पीएफआई पर गुप्त एजेंडा चलाकर एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े होने की बात कही है। पिछले दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के अलग अलग राज्यों में मौजूद ठिकानों पर कई दिनों तक छापेमारी की थी। संगठन के महासचिव अनीस अहमद सहित बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। एनआईए ने भी अपने बयान में गिरफ्तार किए गए लोगों पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। हालांकि उस समय पीएफआई ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सनसनीखेज और आतंक का माहौल पैदा करने वाला बताया था। सरकार ने क्या कहा है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है, पीएफआई और इसके सहयोगी संगठन या संबद्ध संस्थाएं या अग्रणीय संगठन एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये गुप्त एजेंडा के तहत समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि पीएफआई कई आपराधिक और आतंकवादी मामलों में शामिल रहा है और ये देश के संवैधानिक प्राधिकरण का अनादर करता है। साथ ही ये बाहर से फंडिंग लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। पीएफआई पर लगा बैन। केंद्र ने कहा, आतंकी संगठनों से संबंध, राजवाए हिंद और हिंदुओं का कत्ल हमारा एजेंडा नहीं है। कैसे और कब गठन हुआ पीएफआई का? 1980 के दशक में उग्र हिंदुत्व का प्रसार और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद समाजशास्त्री जावेद आलम के शब्दों में भारतीय शासन और राजनीति के प्रति मुसलमानों की सोच में बड़ी तब्दीलियों को जन्म दिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी की आदम सेना से लेकर बिहार की पसमानदा मुस्लिम महाज और मुंबई की भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ इसी दौर में वजूद में आए। केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि एनडीए, तमिलनाडु की मनिथा निथि पसाराई और कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी की स्थापना भी इसी दौर में हुई। ये तीनों संस्थाएं हालांकि स्थापना के कुछ सालों बाद साल 2004 से ही तालमेल करने लगी थी। 22 नवंबर 1906 में केरल के कोझिकोड में हुई एक बैठक में तीनों ने विलय कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई बनाने का फैसला लिया। आधिकारिक तौर पर पीएफआई की स्थापना 17 फरवरी 2007 को हुई। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के 3 संगठनों के विलय के 2 साल बाद पश्चिमी भारतीय राज्य गोवा, उत्तर के राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर के 5 संगठन पीएफआई में मिल गए। खुद को भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला काडर बेस्ट जन आंदोलन बताने वाला पीएफआई 23 राज्यों में फैले होने और 4 लाख सदस्यता का दावा करता है। ऑक्सफोर्ड स्कॉलर वॉल्टर अमरीक ने अपनी किताब में पीएफआई की स्थापना को अहम बताया था। उनके अनुसार ये पहली बार था कि मुस्लिम राजनीति का संचालन दक्षिण भारत से करने की कोशिश की गई थी। उनके अनुसार ये एक काडर बेस्ट पार्टी थी और इसके नेतागण कामकाजी समूह से संबंध रखते थे। पीएफआई देश के 23 राज्यों में मौजूद थी। क्या है सिमी से रिश्ता? पटना और लखनऊ से 4 संदिग्ध चरमपंथियों की गिरफ्तारी का क्या है पूरा मामला? पीएफआई अपनी वेबसाइट पर खुद को एक ऐसी संस्था बताता है
जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम करना है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात भी वो करता रहा है। हालांकि भारत सरकार ऐसा नहीं सोचती थी। संस्था के खिलाफ राजद्रोह, गैर कानूनी कामों में संलग्न होने, समुदायों के बीच नफरत फैलाने और भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और आतंकवाद फैलाने जैसे संगीन आरोप सुरक्षा एजेंसियों की ओर से एक के बाद एक दूसरे मुकदमों में लगाए जाते रहे थे। सिमी से संबंध का आरोप। राजस्थान में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के मामले में पीएफआई का नाम लिया गया था। पटना में पुलिस ने इस तरह के दस्तावेज छापे के दौरान पाए जाने का दावा किया था, जिनमें साल 2047 तक इस्लामी राज्य के गठन का रोड मैप था। संगठन ने तब पुलिस की ओर से जब्त किए गए दस्तावेज को फर्जी बताया था। हालांकि पीएफआई पर पिछले हफ्ते भर में सैकड़ों छापे पड़े और संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन वो साल 2007 में अपनी संस्थापना के बाद से ही लगातार सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहा है। साल 2008 से एनआईए ने उस पर नजर बनाकर रखा था। प्रोफेसर टीजे जोसेफ का मामला मनमोहन सिंह सरकार के कार्यालय में ही केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया था। इस मामले में अदालत में संगठन से जुड़े कुछ लोगों को सजा भी हुई है। मलयालम के प्रोफेसर जोसेफ पर हमला इस नाम पर किया गया था कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के साथ बेअदबी की थी। संगठन बनने के बाद से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि पीएफआई प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी का ही दूसरा रूप है। भारत सरकार ने जिन संगठनों को आतंकवादी घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर रखा है, उनमें सिमी का नाम है। सिमी पर प्रतिबंध साल 2001 में लगाया गया था। राजवाए हिंद और हिंदुओं का कत्ल हमारा एजेंडा नहीं है। पीएफआई 15 राज्यों में एक साथ पड़े छापे, कहां क्या हुआ? सिमी के रिश्ते एक अन्य इस्लामी चरमपंथी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से होने की बातें भी कही जाती रही हैं। भारत सरकार ने इंडियन मुजाहिदीन पर भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंध लगा रखा है। पीएफआई और सिमी के संबंध होने की बात खास तौर पर इसलिए उठती रही है क्योंकि सिमी के कई पूर्व सदस्य पीएफआई में सक्रिय रहे हैं। एक आरोप ये भी है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना ही इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया और इस कारण कुछ पूर्व सिमी सदस्यों ने दूसरे नाम से एक संस्था शुरू कर दी। पीएफआई का गठन सिमी पर प्रतिबंध लगाने के 6 साल बाद 2007 में हुआ था। हालांकि संस्था के संस्थापकों में से एक प्रोफेसर पी कोया ने बीबीसी से एक पुरानी बातचीत में इस संबंध को खारिज करते हुए कहा था कि एनडीएफ 1993 में वजूद में आई, जबकि सिमी से उनके संबंध साल 1981 में समाप्त हो गए थे। एनडीएफ उन 3 संस्थाओं में से एक थी जिनके विलय के बाद पीएफआई की स्थापना हुई थी। लंबी चौड़ी सदस्यता और संगठन शक्ति के दावे के बावजूद संगठन को राजनीतिक तौर पर केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मामूली सफलताएं ही अब तक हासिल हो पाई थी। कर्नाटक में स्कूल में हिजाब पहनने के अधिकार मामले में सरकारी वकील ने अदालत के समक्ष दावा किया था कि हिजाब के मामले को पीएफआई बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। कहा गया है कि वो मुस्लिम महिलाओं को इस बात के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने की कोशिश करता है कि वो हिजाब का इस्तेमाल करे। इस मामले में कैम्स फ्रंट ऑफ इंडिया और नेशनल विमेन्स फ्रंट का नाम भी आया था। ये संस्थाएं भी प्रतिबंधित कर दी गई हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पीएफआई का राजनीतिक धड़ा रहा है। हालांकि पीएफआई के लोग दोनों में सीधे संबंध की बात से इनकार करते रहे। कर्नाटक में जहां अगले साल चुनाव होने हैं, उनके तटवर्तीय क्षेत्रों में पीएफआई का प्रभाव बढ़ता बताया हुआ जा रहा है। केरल में राजनीतिक हिंसा की वारदातों में पुलिस संगठन का नाम लेती रही है। पीएफआई का घोषित एजेंडा संस्था के अनुसार उसका मिशन एक भेदभावहीन समाज की स्थापना है जिसमें सभी को आजादी, न्याय और सुरक्षा मिल सके।
और इसमें बदलाव के लिए वो वर्तमान सामाजिक और आर्थिक पॉलिसियों में बदलाव लाना चाहती है ताकि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को उनका हक मिल सके। अपना उद्देश्य वो देश की अखंडता, सामुदायिक भाईचारा और सामाजिक सद्भाव बताती है। साथ ही लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी और न्याय व्यवस्था को कायम रखने की बात करती है। भारत सरकार ऐसा नहीं मानती। संस्था के विरुद्ध दाखिल एक के बाद दूसरे मामलों में राजद्रोह, गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने, यूएपीए समुदायों के बीच नफरत फैलाने, विदेशी फंड से देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने और अशांति फैलाने का आरोप लगाता रहा है। प्रकाश पीयूष के साथ अनुजा चड्डा, महुआ, आपके लिए दिल्ली।